भारत जो है फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने की कोशिश में है। डिफेंस सेक्टर में भारत काफ़ी अच्छा कर रहा है, लेकिन उस सब के बीच में कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जो उस दिशा में कहीं न कहीं रोड़ा अटकाने का काम करती हैं। हमने ये भी देखा है कि तेजस के ऊपर इतनी बातें हो चुकी है, टाइमलाइन्स बार-बार एक्सटेंड किया जा रहा है। हम जो फाइटर इंजन्स की बात कर रहे हैं, जी ने हमें बार-बार धोखा दिया है। F404 इंजन और F414 इंजन पे। आईएएफ की चीफ की कंप्लेंट ईज़ी है, पर उनको जो कंप्लेंट करनी थी इट शुड बी अगेंस्ट द डीआरडीओ। जो कावेरी इंजन बनाने के लिए 38 साल लग गए उनको। जय हिंद, नमस्कार, मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज हम बात करेंगे तेजस के बारे में, जो भारत का एक फाइटर जेट काफ़ी समय से बनाने की कोशिश में भारत है और इस सब को लेकर कई सारे अपडेट्स लगातार आते रहते हैं। किस वजह से जो डिलेज़ हैं, वो हम सब जानते हैं। जो जी इंजन डिलीवरी थी, उसके डिले की वजह से अक्सर हम उसको चर्चा भी करते हैं कि किस तरह से अमेरिका ने उसमें डिले किया। और अब ये जो डिले को लेकर चर्चा है, वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी तक पहुंच गई है और उन्होंने जो डिफेंस सेक्टर में जो भारत का जो डिपेंडेंस है, जो रिलायंस है फॉरेन सप्लायर्स पर, उसको लेकर चिंता ज़ाहिर की है, जिसमें जी इंजन की डिलीवरी की भी बात आती है, जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड शामिल है और डिलीवरी नहीं हुई है। इसको लेकर जो तेजस भारत बना रहा है, उस पे हम बात करेंगे किस तरह से अब जो चर्चा अक्सर इस तरह से होती थी कि किस तरह से उनका प्रोग्राम डिले हो गया है, क्यों हमारा फाइटर जेट बनाने में डिले हो रहा है, एक बार इंजन बन जाए तो और भी हम कुछ कर सकते हैं। तो कई सारे सवाल होते हैं। अब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी ये चिंता ज़ाहिर की है कि हमारी जो फॉरेन पावर्स या फॉरेन जो सप्लायर्स हैं, उनके डिपेंडेंसी की वजह से हमें हमें इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसको हमें कम करना पड़ेगा और हमें जो मेक इन इंडिया के तहत हम बात करते हैं होम ग्रोन टेक्नोलॉजी, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी की, उस पे हम चर्चा करेंगे। उमेश जी हैं हमारे साथ। बहुत-बहुत स्वागत है आपका उमेश जी। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, भारत जो है फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने की कोशिश में है और ये एक अपने आप में एक पहली बार दफ़ा ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। डिफेंस सेक्टर में भारत काफ़ी अच्छा कर रहा है, लेकिन उस सब के बीच में कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जो उस दिशा में कहीं न कहीं रोड़ा अटकाने का काम करती हैं। जैसे कि हालाँकि अमेरिका से हमारे बड़े अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन अगेन डिले की वजह से हमें एक बड़ा सेटबैक होता है। जैसे कि हम जी इंजन डिलीवरी, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और जी के बीच में डील हुई थी, वो सब टाइमली डिलीवर नहीं हो। अब उम्मीद की जा रही है कि वो अप्रैल में फर्स्ट वीक से आना चालू होगा। लेकिन इस सब की वजह से जो डिले हो रहा है और जो हिंदुस्तान का जो डिफेंस सेक्टर है, उस पे असर पड़ रहा है। अब इसकी चर्चा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी तक पहुंच गई और उन्होंने ये चिंता जाहिर की है कि हमें ये डिपेंडेंसी को कम करना पड़ेगा। किस तरह से देख रहे हैं आप इस अपडेट को? देखिए 2014 में जब मोदी जी आए थे, तो उन्होंने डिफेंस इंडिजिनाइजेशन प्रोग्राम पे अ, ब डिफेंस इंडिजिनाइजेशन प्रोग्राम जो था, वो एक हुँ, उनका विज़न था और उन्होंने एब्सोल्युटली। इसके ऊपर काम भी किया है। और आपने हुँ, देखा है कि भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स है, धीरे-धीरे बढ़ भी रहा है। और अब जी। क्या हो रहा है कि भारत वांट्स टू बिकम वन ऑफ द मेजर डिफेंस एक्सपोर्टर्स एज़ वेल। देखिए, हुँ, आपको ये बता देता हूँ कि आईएएफ के चीफ ने कुछ समय पहले बोला था कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 10 साल में हमें 40 एयरक्राफ्ट भी नहीं दे पाए। तो एक तरह से आप सोचिए 10 साल का जो रूलिंग था, जो मोदी जी का सपना था कि वो चाहते थे कि भारत के अंदर इंडिजिनाइजेशन हो, वो कहीं न हुँ, कहीं हो नहीं पाया जैसे मोदी जी चाहते हैं। देखिए, काम तो हुआ है, पर अभी भी वो क्या बोलते हैं कछुए जैसी चाल पे चल रहे हैं। हमने ये भी देखा है कि तेजस के ऊपर इतनी बातें हो चुकी है, टाइमलाइन्स बार-बार एक्सटेंड किया जा रहा है और जो क्रिटिकल क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ है, जैसे हम जो फाइटर इंजन्स की बात कर रहे हैं, जी ने हमें बार-बार धोखा दिया है। F404 इंजन और F414 इंजन पे। ये F404 इंजन हमें 2025 तक, मतलब इस साल तक 18 इंजन हमको मिल जाने चाहिए। जी, अभी तक हमने एक इंजन भी नहीं दिया था।
तो आप सोचिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कब तक बना पाएगा? अपने हिसाब से नहीं कर पाएगा ना। तो आईएएफ की चीफ की कंप्लेंट ईज़ी है, पर उनको जो कंप्लेंट करनी थी इट शुड बी अगेंस्ट द डीआरडीओ। जो कावेरी इंजन बनाने के लिए 38 साल लग गए उनको। वी हैव टू पिनपॉइंट द पीपल हू आर रिस्पांसिबल इन डीआरडीओ, जो अभी तक कावेरी इंजन नहीं बना पाए, 38 साल हो गए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहीं न कहीं मैं मानता हूँ वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है, पर जो असली प्रॉब्लम्स है, वो डीआरडीओ के अंदर है, मेरा ये मानना है। देखिए हमें हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट 42.5 स्क्वाड्रन्स चाहिए, तो एक स्क्वाड्रन में 18 प्लेन होते हैं। तो आज हमारी जो ऑपरेशनल स्ट्रेंथ है 30 स्क्वाड्रन्स तक आ गई है। आपको मालूम होगा 1971 में जब हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट जब वॉर लड़ा था, वी हैड 45 स्क्वाड्रन्स। तो उस टाइम से अभी तक 15 स्क्वाड्रन कम हो चुके हैं। हमने लास्ट डिफेंस प्लेन जो लिए थे 36 रफाल लिए थे, और 12 हमने सुखोई 30 हमने लास्ट ईयर रशिया को ऑर्डर दिया था। तो एक तरह से रिप्लेसमेंट करते जा रहे हैं। भारत को डिफेंस इंडिजिनाइजेशन भी जरूरी है। और इससे क्या हुआ, हमारी जो ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट हम बनाते हैं वो एक इकोसिस्टम होता है। इसके रेडार होते हैं, ग्राउंड ऑपरेशंस होते हैं, सबको टेस्टिंग करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है। देखिए हमारे पास आज फ्रांस के जैगुआर है, मिराज है, रफाल है, फिर बाद में रशियन प्लेन है, मिग्स है, सुखोई है, हमारा खुद का तेजस है। इन सबको इंटीग्रेशन, इन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन, फ्लाइट टेस्टिंग, मतलब एक तरह से आप सोचिए 3 डिफरेंट सिस्टम्स को साथ में कोऑर्डिनेट करके काम करवाना पड़ता है। तो बहुत फ़र्क पड़ गया है। इसी के हिसाब से हमारा जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है, वो कहीं न कहीं कम होता जा रहा है, और पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमिटी ने बोला भी है कि आप बाहर के जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे जीई है, सैफ्रॉन है और रोल्स-रॉयस है, इनके ऊपर भरोसा मत करिए। आप इसी देश के से रिलेटेड एक सवाल है उमेश जी, सिंस आप यहाँ पे आए गए हैं, सवाल मैं आपसे पूछना चाहती थी कि सिंस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने ये बात कही है कि हमें जो डिपेंडेंसी है अपनी जो फॉरेन सप्लायर्स है, उस पे कम करनी है और उसकी वजह से कई सारे चैलेंजेस हमारे सामने हैं। जैसे कि हमने तेजस की बात करें जी, इंजन डिलीवरी में डिले की वजह से तेजस नहीं हमारा तैयार हो पा रहा है। अब सवाल ये आता है कि एचएएल और जो डीपीएसयू को ये सारी चीज़ें चैलेंजेस फेस करना पड़ी। अब जो सेल्फ रिलायंस की बात आ रही है जिसमें 100% सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस सेक्टर, वो कितना आपको रियलिस्टिक लगता है कि हम क्या अगले 1 डिकेड में हम वो अचीव कर पाएँगे जो अब तक हम 1 डिकेड में नहीं कर पाए हैं? देखिए, सबसे पहली तो बात है कि आपने सुना होगा कि भारत क्रायोजेनिक इंजन बना सकता है, ठीक हुँ, है? हम मार्स पे लैंडिंग की प्लान कर रहे हैं, हम गगनयान की प्लान कर रहे हैं। हमने हुँ, जो चाँद पे है, वहाँ उस सरफेस पे हम लैंड कर चुके हैं, जहाँ पे अमेरिका या रशिया या चाइना भी लैंड नहीं कर पाया। और आपने देख लिया जी, है कि कैसे हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी स्मॉल हुँ, मॉड्यूलर ब्रीडर रिएक्टर्स के ऊपर काम कर रहा है। मतलब मिनिएचराइजेशन ऑफ द रिएक्टर्स की बात कर रहा है। थोरियम रिएक्टर्स के अंदर, थोरियम टेक्नोलॉजी के अंदर हम प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। तो अंबर जी एक सीधा बताइए डिफरेंस क्या है? डीआरडीओ भी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। क्या डिफरेंस है? जो इसरो है और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, वो डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं पीएमओ को। वो उनके ऊपर टारगेट्स होते हैं, उनके ऊपर टाइमलाइन्स होता है, अकाउंटेबिलिटी होता है। यहाँ पे जो टैक्स पेयर के पैसे हैं उसके ऊपर उनको बताया जाता है कि यू हैव टू डू इट। अब डीआरडीओ में अगर नहीं हो रहा है, 38 ईयर्स हो गया कावेरी इंजन को, और उतना ही टाइम हो गया तेजस के एयरक्राफ्ट को। तो कहीं न कहीं आपको समझना आ जाना चाहिए ये एक पॉसिबल इंटरनल सबोटाज हो सकता है। ये मेरा मानना है कि कोई जानबूझ के नहीं करना चाहता ताकि भारत हमेशा बाहर से ले। किसको मालूम? वी नेवर नो। बट पॉइंट आउट यही हो सकता है कि हम क्रायोजेनिक इंजन बना सकते हैं, देन फाइटर जेट इंजन क्यों नहीं बना सकते? हम स्पेस में जा सकते हैं, वहाँ पे सक्सेसफुल लैंडिंग करते हैं। तो ये तो हमारे लिए इट शुड बी अ वेरी मतलब बोलते हैं ना स्ट्रोल इन अ पार्क, इट शुड बी क्वाइट ईज़ी। बट आई बिलीव दैट सम पीपल डू नॉट वांट दिस इंडिजिनाइजेशन ऑफ थिंग होने के लिए। और इसके लिए अभी बात हो रही है जो गैस
टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट है, जो विंग है डीआरडीओ का, दे आर गोइंग टू डायरेक्टली रिपोर्ट टू द पीएमओ। और अब डिफेंस स्टैंडिंग कमिटी ने अगर ये बात कह दी है, तो एनहांस स्क्रूटिनाइजेशन होना चाहिए। और मेरे हिसाब से जो भी इसमें इन्वॉल्व है, जो एमका इंजन के लिए इन्वॉल्व है, सबको ऊपर एक तरह से टाइमलाइन रखनी चाहिए। जब तक आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करोगे, टाइमलाइन फिक्स नहीं करोगे, थिंग्स विल नॉट हैपन। जी। अच्छा, हम बात कर रहे थे सेल्फ रिलायंस की और रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन फॉरेन सप्लायर्स। अब इस सब के बीच में एक सिचुएशन ये हो सकती है कि हम जब इंडिजिनस टेक्नोलॉजी और इस सब को क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, तो इस सब के बीच में एक जो प्रोडक्शन बॉटलनेक है या फिर डिलेज़ की वजह से हम जो मिलिट्री रेडीनेस है, उसमें एक कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। आपको क्या लगता है कि हम ये सब कैसे बैलेंस कर सकते हैं कि हमारे ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ और इन दोनों के बीच में? देखिए, मेरा एक चीज़ मानना है कि भारत को अभी हुँ, मेक इन इंडिया जो बोलते हैं ना स्क्रैच से बनाने का काम, वो हुँ, बंद कर देना चाहिए। हमें जी, बाहर से टेक्नोलॉजी मँगानी चाहिए, जैसे हमने ब्रह्मोस मिसाइल डिफेंस सिस्टम मँगाया था, और हुँ, हम देख रहे हैं कि वही सिस्टम्स हम अभी फिलीपाइंस को हमने बेचा था, और हम जी, अभी एक्सपोर्ट करने वाले वियतनाम को, इंडोनेशिया को, इजिप्ट हुँ, रेडी है, सऊदी अरेबिया रेडी है। तो हुँ, कहीं न कहीं द मॉडल ऑफ कोलैबोरेशन, देन मेक इन इंडिया, देन इंडिजिनाइजेशन, फिर उसका हुँ, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, फिर आईपी राइट्स, लोकलाइजेशन ऑफ कंपोनेंट्स, फिर एक्सपोर्ट होता है। तो ये सब प्रोसेस होता है। तो आप अगर कुछ करने जाओगे, उसमें टाइमलाइन नहीं है आपके पास। इट इज़ बेटर आप किसी कंपनी के साथ आप उनके जो इक्विपमेंट्स हैं बाहर से मँगाइए, यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करिए, पहले क एक जो कंपोनेंट्स है बाहर से मँगाइए, फिर लोकल सोर्सिंग की ट्राई करिए, फिर बाद में उसके ऊपर जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, उसपे कंटीन्यूअस वर्कआउट करते रहिए। तो और उसके बाद एक्सपोर्ट अपना जो भी सेल्फ रिलायंस है, ऑटोमैटिकली अचीव हो जाएगा। मेरा ये मानना है। जी। अब एक सवाल उमेश जी ये निकल कर आता है कि भारत एक ऐसे रीजन में है जहाँ पर हमारे जो अ, मिलिट्री टेंशन या बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर कई सारे जो देश इस तरह के हैं हमारे पड़ोसी, उनके साथ है और उस सब की वजह से जो हमारा डिले हो रहा है डिलीवरीज़ में जैसे कि हम बात कर रहे थे एमके-1 की तेजस के लिए। अब जो जो बॉर्डर जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप है, उसपे क्या असर पड़ता है? आपको क्या लगता है कि ये जो भारत का स्टांस है सिक्योरिटी को लेकर, उस सब में या फिर इंडो पैसिफिक रीजन में उससे क्या चाइना और पाकिस्तान इन सब पे कैसे ये सारी चीज़ें असर करती हैं? देखिए, चाइना का जो चेंगडू एयरस्पेस कॉर्पोरेशन है, उन्होंने अपना जे-36 सिक्स्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का 2 हुँ, ट्रायल रन आपको चला के बता दिया है। फिफ्थ जी, जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के पास उनके पास 2 प्लेन है, जे-20 और जे-35, और उनके जी, पास आज की डेट में 200 जेट्स है, फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। हुँ, और इनका एक चीज़ है, बाय 2030 एटलीस्ट 1000 प्लेन्स होना है। हुँ, पाकिस्तान के फाइटर एयरक्राफ्ट्स जो पायलट्स हैं, चाइना में ट्रेनिंग ले रहे हैं। पाकिस्तान के जो 200 टेक्नीशियंस हैं, वो टर्की में जाके वहाँ पे उनकी असेंबली लाइन पे काम कर रहे हैं। पाकि टर्की अपना फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट कान की हुँ, प्रोडक्शन लाइन हुँ, पाकिस्तान में बनाने वाला है। जी, चाइना इज़ गोइंग टू सेंड 40 प्लेन्स ऑफ जे-35 टू हुँ, पाकिस्तान। जी, और हमारा जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स है, 30 स्क्वाड्रन्स है, उसके अंदर हमारे पास अभी मिग-29 है, जैगुआर है, मिराज है, जो एनी टाइम ऑब्सोलीट के जैसे ही है, आप समझ लीजिए। तो 30 स्क्वाड्रन में भी हमारे पास कम स्क्वाड्रन्स हो चुके हैं। आज आपके पास 36 प्लेन है, हुँ, 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट रफाल के हैं। हमारे सुखोई भी अपग्रेड किया जा रहा है, पर वो 272 प्लेन है, और 36 प्लेन तेजस के होंगे। तो आप समझ लीजिए हमारे पास जो गिनती के प्लेन है, 344 प्लेन है, और पाकिस्तान के पास आज उतने ही प्लेन है जो ऑपरेशनल है, उनके पास F-16 है और बाकी सब अमेरिकन वेरिएंट्स हैं। तो कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि पाकिस्तान तो कहीं आगे पहुँच चुका है, उसके बाद दोनों ऑप्शन है, चाइना एंड हुँ, टर्की। हम सिर्फ बातें कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं हमारा एमके के ऊपर हम डेवलपमेंट करेंगे,
एमका को फर्स्ट प्रोटोटाइप बनेगा 2035 में। क्या हम 10 साल वेट कर सकते हैं? पहले हमें ये सोचना पड़ेगा। जो इंडिजिनाइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप करिए, मैं मना नहीं करता, पर रियलिस्टिकली क्या हम 10 साल वेट कर सकते हैं? पहले वो सोच लीजिए। जी, कावेरी इंजन का क्या टाइमलाइन है? वी डोंट नो। अभी बोल रहे हैं कि ठीक है, अब थोड़ा-सा इसके अंदर तेजी आई है और कहीं न कहीं ब्रेक थ्रू आ सकता है। मैं होपफुल हूँ। आई बिलीव जी, दैट हो जाए तो अच्छी बात है। पर जी, हमें वापस एक तरह से मेरे हिसाब से या तो वी विल हैव टू बाय सम एयरक्राफ्ट जो एक स्टॉप गेट सॉल्यूशन है, जैसे हमने 36 रफाल लिया था। वी विल हैव टू बाय a squadron or two double squadron of fifth generation fighter aircraft on a temporary basis from Russia और अमेरिका। बहुत जी, रियलिस्टिकली यही लग रहा है। और आपको मालूम है, तीन कुछ दिन पहले एक मिग एयरक्राफ्ट या जैगुआर एयरक्राफ्ट प्लेन क्रैश हो गया था। तो कहीं न कहीं हमारे प्लेन्स तो क्रैश भी हो रहे हैं और वो एक तरह से वी शुड बी एप्रिशिएटिंग आवर फाइटर जो फाइटर पायलट्स हैं, जो अपनी जान पे खेल के वो काम भी कर रहे हैं। वी नो दैट मिग को बोला गया है एज़ अ फ्लाइंग कॉफिन, बट एवरी हुँ, डे दे आर फ्लाइंग इट। सो जी। वी नीड टू थिंक अच्छा, फ्रॉम दैट मुझे एंगल एज़ अब वेल। ये सवाल ये है कि जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, उसने जो रिकमेंडेशंस दिए हैं, उनका जो एम था या उसका जो मकसद है, वो ये है कि जो भारत में एक डोमेस्टिक रोबस्ट डिफेंस इकोसिस्टम हम तैयार कर पाएँ अगले 1 डिकेड में, और अगले अब जो पिछला 1 डिकेड रहा, उसमें काफ़ी कुछ अचीव किया है भारत ने डिफेंस सेक्टर में। लेकिन अभी भी जो इंडिजिनस या पूरी तरह से मेक इन इंडिया या सेल्फ रिलायंस की पॉलिसी है, उसको अचीव करने में हम अभी थोड़ा-सा दूर हैं। अब सवाल मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे उमेश जी, कि कौन से कॉन्क्रीट मीजर्स मेजर्स हो सकते हैं जिनको हम फॉलो करके एक पूरा हम एक रोबस्ट डिफेंस इकोसिस्टम तैयार कर पाएँ, और साथ ही साथ जो इंडिया की स्ट्रैटेजिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की, उनको भी हम पूरा कर पाएँ अगले 1 डिकेड में? देखिए, मोदी जी जो काम कर रहे हैं, जो इंडिजिनाइज़ेशन की बात कर रहे हैं, उसके हुँ, अंदर टाइमलाइन सेट करने की ज़रूरत है। देखिए, ये जो प्रॉब्लम है जिस जस्ट नॉट लिमिटेड टू तेजस। हुँ, हमारे पास जो सबमरीन सिस्टम्स है, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, जिसकी जिसकी टेक्नोलॉजी टर्की ने पाकिस्तान को दे चुके हैं। इस टेक्नोलॉजी के कारण पाकिस्तानी सबमरीन्स कैन स्टे लॉन्गर इन द सी, बट भारत के पास अभी नहीं है। भारत ने अभी एक तरह से जर्मनी के साथ ये करार हुँ, किया है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हमारा जो डिफेंस इकोसिस्टम है, उसके अंदर वी नीड टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। और एक तरह से ये जो ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं, हैंडल्स होते हैं, कोई समबडी हैज़ टू टेक द डिसीजन। किसी न किसी को डिसीजन लेना पड़ेगा। और हम एक तरह से एक सोचते हैं कि सब कंसेंसस लेके, सबकी सहमति के साथ करें, तो ये डिले उसी के कारण हो रहा है। ये ब्यूरोक्रेटिक डिलेस को कैसे खत्म किया जाए, दैट शुड बी द फोकस नाउ। नहीं तो आप सोचिए, कावेरी इंजन 38 इयर्स, रिडिकुलस। ये वो हो नहीं सकता इतना तो। कुछ ना कुछ तो मिस्टेक्स है ही ना। ब्यूरोक्रेटिक डिलेस को आइडेंटिफाई करिए, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन बढ़ाइए और जहाँ पे भी लगता है कि आगे जाके कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है और कोई लैप्स होता है, इमीडिएटली उस जो ऑफिसर या जो भी इंचार्ज है उसको पकड़ के उसको फायर कीजिए। जब तक हम उसको फायर नहीं करेंगे, तब तक ये काम ऐसे ही चलता रहेगा। मेरा ये मानना है। जी, आपको अपन जी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। जी, अब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने तो जो रिकमेंडेशंस दिए हैं, वो है ही, और लेकिन एक पॉलिटिकल विल पे भी बात होती है कि एक पॉलिटिकल विल हो टू पुश दीज़ थिंग्स फॉरवर्ड। आपको लगता है कि वो हमारे यहाँ है, वो हम कर सकते हैं, या और ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है? देखिए, जब हमने रफ़ाल लिया था 2016-17 में, हुँ, तब आपको मालूम है कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी चली थी इसके ऊपर। एब्सोल्यूट 2019 का इलेक्शंस हमारे ऑपोजिशन लीडर ने उसी के ऊपर लड़ा था। फ्रेंच हुँ, के कोर्ट्स में बोला गया था कि इसके अंदर किकबैक्स पे किए गए थे।
ठीक है, इसको सुप्रीम कोर्ट में केस लेके गए थे। हम्म, तो आप सोचिए कि जिस हिसाब से एक भारत कभी भी कोई प्लेन्स ऐसा कुछ लेता है, तो कैसे ग्लोबल इकोसिस्टम उसको स्कैटल करने के लिए आ जाता है, कैसे, मतलब एक तरह से मैं बोलता हूँ पॉलिटिकल विल है, बट प्रॉब्लम क्या है कि कहीं ना कहीं वो विल में अब थोड़ा सा कमी आ गई है, मुझे लग रहा है, ये मेरा ओपिनियन है। आज मेरा मानना है कि देश की सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, आप नेशन को एड्रेस करिए, आप जो भी करना है डिसीजन सब लोगों के हम्म, सामने रख दीजिए, दिस इज अ सिचुएशन, हम्म, ताकि आपको कहीं ना कहीं यू विल हैव टू टेक अ डिसीजन कि आपको आइदर यू नीड टू बाई F-35 और सुकोई 57। भले कोई कुछ भी बोल दे, बट आज जो सिचुएशन है और जिस हिसाब से बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान एडेड बाय टर्की इज अ ग्रेटेस्ट थ्रेट टू इंडिया, ये आप समझ जाइए। टर्की ने ड्रोन्स दे दिए बांग्लादेश को, टर्की फाइटर एयरक्राफ्ट दे रहा है पाकिस्तान को, चाइना दोनों बांग्लादेश और पाकिस्तान को दे रहे हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्लैंक हमारा दोनों ही प्रॉब्लम में आ सकता है। हम्म, तो नाउ वी हैव टू थिंक फ्रॉम दोस एंगल्स, हमें लेना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। ठीक है, आप अपना एमका का डेवलपमेंट करते रहिए जो करना है, पर स्टॉप गैट सोल्यूशन में वी विल हैव टू बाई एयरक्राफ्ट, आइदर अमेरिकन F-35 और सुकोई 57, लेट द मिलिट्री डिसाइड, उनको जो चाहिए, लेट देम डिसाइड। हम्म। तो आप देखते हैं कि प्राइवेटाइजेशन की भी बात होती है, इसमें कई सारे रिकमेंडेशंस होती हैं, उसके बाद क्या चेंजेस हम आ पाएंगे, क्या जो सेल्फ रिलायंस है 100% उसको इन डिफेंस सेक्टर उसको हम अचीव कर पाएंगे अगले आने वाले एक दशक में, क्योंकि भारत के सामने भी ये चैलेंजेस हैं, और जो फॉरेन सप्लायर्स हैं डिफेंस सेक्टर में उनकी वजह से कई सारे डिलेज का सामना हमें करना पड़ता है। और जैसे कि तेजस की हमने बात की, जी इंजन डिलीवरी में डिले की वजह से जो सामना करना पड़ा है, प्रॉब्लम्स हुई हैं एचएल और जी के बीच में, वो अक्सर चर्चा में रही। और जो पिछला बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था उसने काफी डिले किया। अब माना जा रहा है कि अप्रैल से जी इंजन डिलीवरी स्टार्ट होगी, और होगी वो देखा जाएगा कि अभी तो अंबर जी, अप्रैल से इंजन बनना भी चालू हो गया है और ट्रांसपोर्ट होके आ भी जाएगा, वन। सेकेंड, भारत का जो तेजस एयरक्राफ्ट है वो इंटरनेशनल मार्केट में एक तरह से बहुत की डिमांड बढ़ रही थी, इजिप्ट लेने को तैयार था और शायद मलेशिया भी लेने को तैयार था, और वहां पे कोरियन जो कंपनीज है, साउथ कोरियन कंपनीज, उन्होंने भी बिड किया था। जो तो एफ फोर मतलब जीरो ये आपको इनके जानबूझ के डिले किया गया हाँ, है। मैं वहीं पे आ रहा हूँ, F-404 इंजन जो तेजस में लग रहा है वो सेम इंजन हाँ, तो अब साउथ। देखिए ना कि अगर आप फॉरेन सप्लायर्स पे डिपेंडेंट है तो उसकी वजह से कितना, एक तो आपकी जो इंटरनल या बॉर्डर सिक्योरिटी है वो, प्लस जो आप एक डिफेंस जो एक्सपोर्ट में आप और बढ़ावा कर सकते हैं, वो सारी चीजें कितना अफेक्ट कर रहे हैं। तो जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के रिकमेंडेशन ऑफ कोर्स वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं, और जो चेंजेस उन्होंने रिकमेंड किए हैं, जो की चेंजेस, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। आप देखा जाएगा कि कितना इस पे अमल किया जाएगा, क्या कुछ हाँ, बदलाव हम देख मैं पाएंगे। वहीं पे आ रहा था, रिकमेंडेशन से ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन प्लस टाइम बाउंड, वो इम्पोर्टेंट है, बोथ ऑफ देम आर इम्पोर्टेंट। ऑफ कोर्स रिकमेंडेशंस हैं या फिर कोई भी रूल्स रेगुलेशन आप बनाते हैं वो तो है ही, लेकिन वो उन पे अमल कितना होता है ये सबसे जरूरी होता है। और अब देखते हैं कि इस पर क्या कुछ हम अमल होते हुए देखते हैं, क्योंकि जो भारत की मेक इन इंडिया पॉलिसी है, खासतौर से डिफेंस में सेल्फ रिलायंस को लेकर जो बात होती है, उसमें अभी भी हम थोड़े पीछे हैं। जो प्रधानमंत्री मोदी ने प्रण लिया था उस पे उन्होंने काफी कुछ काम भी किया है, लेकिन अभी कुछ चीजें और बाकी हैं, उस पे और अभी काम करना बाकी है। जो हम फॉरेन सप्लाईज पर हमारी डिपेंडेंसी है उसको पूरी तरह से कम करने की आवश्यकता है, ऐसा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का कहना है, जिसकी वजह से हमें काफी सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं। आज के इस पूरे डिस्कशन में हमने उन सबको जाना समझा, और आगे भी इस पर जो अपडेट होगा वो हम आपके साथ साझा करेंगे। उमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम, अंबर जी। जय सिया राम।